नमस्कार दोस्तों, जय बद्री विशाल। जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि हमारे अगले एपिसोड में, जो कि एक राजनीति से प्रेरित होगा, जो देश की राजनीति को ठीक करेगा, पॉलिटिकल थिंक को ठीक करेगा, उसके लिए आज हमारे साथ हैं संजय सिंह जी, जो कि इनका मैं परिचय कराऊं संजय जी का। नमस्कार। तो बीजेपी के पार्षद हैं गाजियाबाद से और इंदिरापुरम से, गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट में आता है, और बहुत बड़े नेता हैं बीजेपी के। मैं इनको बहुत सालों से जानता हूं और बहुत अच्छा काम करते हैं अपने जो पार्षद का इनका एक एरिया है इंदिरापुरम का, मैं कई बार जाके देख के आया हूं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे संजय सिंह जी से आज के राजनीतिक माहौल के बारे में। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारा शो है सच कहें। संजय जी, सच कहें हमने जो शुरुआत किया, हमारा दो ध्येय है, नशा मुक्त देश और करप्शन विहीन राजनीति। सुनने में बड़ा अजीब सा लगेगा, लेकिन मैंने ये बीड़ा उठाया है राय क्रिएटिव प्रोडक्शन की तरफ से कि पूरे देश में करप्शन विहीन राजनीति को लेकर के आएंगे सच कहे के माध्यम से। तो जैसा कि आप जानते हैं आज के समय में, और मेरा पहला सवाल आपसे है कि राजनीति को आज के परिप्रेक्ष्य में कैसा देखते हैं आप? देखिए, पॉलिटिक्स इज द इंजन ऑफ द सोसाइटी। मैं मान के चलता हूँ समाज का इंजन है पॉलिटिक्स, राजनीति, जिस डिराइव किया है बहुत ही गंदे तरीके से। हम ये समझते हैं, हम कहते हैं यार ये पॉलिटिशियन है, यार ये है। नहीं, समाज डिराइव होता है आपके सिस्टम डेवलप करने से। सिस्टम डेवलप होता है उसकी जो बुनियाद में होती है आपकी पॉलिसी से। और आप कुछ भी कर दीजिए, एक आईएएस बन के इम्प्लीमेंट करता है, एडमिनिस्ट्रेशन इम्प्लीमेंट करता है जो पॉलिसी फ्रेम की जाती है। और पॉलिसी फ्रेम करने का जो जिम्मेदारी है वो पॉलिटिशियंस के पास है। समाज को आइडियलिज्म देने का जो जिम्मेदारी है वो पॉलिटिशियंस के पास है। इसलिए हमें पॉलिटिशियंस के प्रति अपनी नजरिया को, सोच को और उसकी तकनीकी एक अपनी विरासत होती है, उसको बदलने की आवश्यकता है, उसके ऊपर सोचने की आवश्यकता है। एक जमाना था जब हम कहते थे कि भाई देखो, जो जनता के बीच रहेगा, जनता के बीच में दौड़ रहा है, वही हमारा नेता है। बट बिलीव वन पॉइंट इज वेरी मच क्लियर, हमारा नेता और हमारा राजनेता दोनों में फर्क है। राजनेता वो होता है जो हमारे लिए डिलीवर करता है। डिलीवर क्या करता है? आप समझते हो काम डिलीवर करता, नहीं, कमिटमेंट डिलीवर करता है। और कमिटमेंट डिलीवरी में क्या होना चाहिए? आप अगर निचले स्तर से उठ के आए हो राजनीति में, निचले स्तर से, तो निचले स्तर पर जब आपको लगेगा कि बहुत सारी दुविधाएं, दिक्कतें आपको प्रजातांत्रिक डेमोक्रेटिक कंट्री में जब आप कोई चीज इंप्लीमेंट करोगे तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी। उस प्रॉब्लम में कभी आप पेशेंस खोगे, कभी आप झूठ बोलोगे, कभी आप करप्शन की ओर भागोगे, आप एक हडल सिचुएशन से गुजरोगे। हडल दौर होता है। करेक्ट। और जब उस हडल दौर से आप गुजरते हो तो टाइम बाई होता है। टाइम के साथ लोग, देखो एक बात बताता हूं, मैं पार्षद हूं ना, आप आम पब्लिक से पूछोगे व्हाट एक्चुअली दे थॉट अबाउट द पार्षद, अबाउट द काउंसलर, उनका पहला सोच होता है यार वो हर काम में कमीशन लेता होगा, वो काम में ऐसे करता होगा, पहले जितने डालता होगा। ये एक कॉमन कंसेप्ट डेवलप हुआ है। बट नहीं, हमारा पॉलिटिशियंस डिलीवरी सिस्टम वाला हो, वो कमिटमेंट डिलीवरी करना जानता हो, वो समाज की बुनियादी जरूरतों का अध्ययन हो, समाज के बीच भी हो, और सामाजिक मुद्दों को, जो समाज की जरूरतें हो, उसको बड़े नेताओं तक पहुंचाए, जिससे कि बड़े नेताओं को हमारे अंदरूनी स्थिति क्या चल रही है उसको अध्ययन करने में दिक्कत ना हो। बिल्कुल सही कहा आपने। आज की राजनीति को किसी दिशा में जानी चाहिए। जी संजय जी, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं। जैसा आपने कहा कि ब्यूरोक्रेसी या जो लोग काम करते हैं सरकार के अधीन, मैं बात करूं तो हमारे एक हर्षवर्धन राय जी हैं, ब्रदर हैं, वो आईआरएस हैं, जीएसटी में हैं, और इससे मैं थोड़ा बहुत जान पाया। मैंने अभी कुछ चीज़ें देखी हैं सरकार की, जो अभी आईएएस के लिए परीक्षाएं की जा रही हैं, उसमें मैंने कुछ ऐसी चीज़ों को 2-3 साल से देख रहा हूं जो सब्जेक्ट में नहीं है।
अगर एक आईएएस है तो उसको उसका जो मैथमेटिक्स है वो एक लेवल तक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसको मैथ के इतने सारे सवाल पूछ दो कि फिर उसको समझ ही ना आए। ऐसे जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं हमारे बिहार से, यूपी से, वो वंचित रह जाते हैं। मैंने बहुत नजदीक से उसको अध्ययन किया है और पिछले 2-3 साल से आप देखेंगे तो कैसा उसका एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, वो सब सारे सवाल 2-3 साल से गायब हैं, विलुप्त हैं। और मैथमेटिक्स को, ऐसी चीजें जो एक आईएएस के लिए मैं मानता हूं मैथमेटिक्स जानना जरूरी है, उसको कैलकुलेशन आना चाहिए, एक बेसिक चीजें आना चाहिए। लेकिन मैं आप ही के जवाब से और सवाल से मैं इस चीज को उठाया तो मैं मतलब क्योंकि आप इस समय सत्ताधारी पार्टी हैं तो मेरी एक रिक्वेस्ट होगी कि जो देश का जो आईएएस के लिए जो परीक्षा की जाती है उसमें देश के हर एक तबके से लोग आते हैं, ग्रामीण विभाग से भी लोग आते हैं, कुछ शहर से भी लोग आते हैं। तो क्योंकि उन्होंने देश का एडमिनिस्ट्रेशन चलाना है तो उनको उनका साइकोलॉजी, उनका जो सामाजिक के प्रति क्या उनका विश्वसनीयता है, ये सब भी उसमें आना चाहिए। और दूसरी चीज आपने जो बताया मुझे कि एक पार्षद के नाते कि लोगों के जहन में एक ऐसा आ जाता है कि नहीं ये रिश्वत लेते होंगे या क्या करते होंगे। मैं ये नहीं कहता कि सभी पार्षद ऐसा करते होंगे, मैंने आपको देखा है, आप बहुत ईमानदारी से काम करते हैं इंदिरापुरम के लिए, और वो मैंने कई बार सोचा है, इसीलिए मैंने इस शो के लिए सबसे पहले आपको आमंत्रित किया। तो लेकिन मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि बहुत सारी घटनाएं जो हमारे देश में अभी हो रही हैं, करप्शन की घटनाएं हैं, जैसे मेरा शो है कि करप्शन विहीन राजनीति, तो वो चलती नीचे से है और जाती ऊपर तक है। तो जनता जब हमें विश्वास करती है तो, और मैं दूसरी बात और ये भी कहना चाहूंगा कि जो अति पिछड़े लोग हैं हमारे समाज में, उनके लिए अभी जो भी सरकारें आती हैं, देखिए मैं किसी पार्टी से की बात नहीं करने जाऊंगा, ना बीजेपी, ना कांग्रेस, ना समाजवादी पार्टी या किसी की हम लोग आज बात नहीं करेंगे। हमारा शो भी पॉलिटिकल शो नहीं है, हमारा शो है कि समाज में इंप्रूवमेंट कैसे होना चाहिए। तो अभी भी मैंने जो देखा है, मैं बहुत सी सेंसिटिव मुद्दे पे बात करना चाहूंगा। आरक्षण से हम क्या समझते हैं, वो मेरे जहन में जो चीज आती है, सुप्रीम कोर्ट ने अभी बोला है कि जो अति पिछड़े लोग हैं जिन तक की वो चीजें पहुंचती भी नहीं है, केवल हम 2 बोरा अनाज दे करके या उनको 2000 रुपए उनके खाते में कभी कभी डाल करके, जो चुनाव के टाइम में मैंने देखा है सभी राजनीतिक पार्टियां, मुझे ऐसा लगता है, मुझे कहना नहीं चाहिए, बट सबके वादे पूरे नहीं होते। कुछ लोग कहते हैं कि मैं ये नहीं लूंगा सत्ता में आने के बाद, और मैंने देखा वो सब कुछ लेते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मैं ये कर दूंगा, तो एक राजकीय कोष भी होता है, खजाना भी होता है। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना एक मुद्दा है हमारे देश का, जो मैं सच कहे के माध्यम से उठाना चाहूंगा। और दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है हमारे देश में जो आरक्षण। अब आरक्षण मैंने देखा, राजस्थान में देखा मैंने, कई सालों से हो रहा है वहां पे संजय सिंह जी कि आधार कार्ड लेकर के 60 वर्ष के ऊपर वाले लोगों को पैसा मिलता है और 40 की जिनकी उम्र है वो लोग वहां पे पैसा ले रहे हैं और कई सालों से ले रहे हैं। और अभी भी वहां के डीएम साहब से पूछा गया कि सर ये क्यों हो रहा है, क्यों ये सब चीजें बंद होनी चाहिए, तो वो कहते हैं हम इस पे जांच कर रहे हैं और कोई एक्शन नहीं है अभी तक। राजस्थान के अंदर बता रहा हूं, कई साल से 40, वो बंदा 3 से 4 साल तक वो फ्री में। तो वो मेरा क्वेश्चन वहीं पे आ रहा है कि आरक्षण के जिनको मिलना चाहिए ना उनको नहीं मिल रहा है, और जिनको नहीं मिलना चाहिए उनको मिल रहा है। मैं अभी भी सुप्रीम कोर्ट से बिल्कुल भी इत्तेफाक रखता हूं कि जो हमारे अति पिछड़े गरीब लोग हैं उन तक वो आरक्षण पहुंचना चाहिए और बहुत अच्छे तरीके से पहुंचना चाहिए। और जो लोग सक्षम हो गए हैं, चाहे वो किसी भी जाति से आते हों, मैं कहता हूं वो भूमियार हों, वो ब्राह्मण हों, वो कुर्मी हों, वो मुस्लिम भाई लोग हों, वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी भी परिप्रेक्ष्य से आते हों, अगर वो उनकी जो जीवन शैली है अगर वो ठीक नहीं है, उनको शिक्षा नहीं मिल पा रही है, उनको खाने के लिए नहीं मिल पा रहा है, तो वो चीजों पे काम होना चाहिए। आप क्या विचार रखते हैं इसमें? आपके सारे सवाल में 3 पॉइंट मुझे जी जी। पहला तो आप आरक्षण समझना चाहते हैं कि आरक्षण का स्थिति देश के ऊपर उसका दुष्प्रभाव या अच्छे प्रभाव क्या है? जी, मैं यही समझना चाहूंगा। हाँ बिल्कुल। आपने एक चीज बोला जी कि जो ये गरीब है जो भोजन दिए जा रहे हैं, जी देखिए एक सबसे बड़ी, और तीसरा मैंने ये बोला कि देश का जो राजकीय कोष है वो फ्री की जो आप बांट रहे हैं उससे उस पर इफेक्ट आएगा कि नहीं।
जी और विकसित भारत, जी विकासशील भारत जी और विकसित भारत, जी ये एक संक्रमण की स्थिति है। राजनीतिक मजबूरी है कि सत्ता में आने के लिए आप समझते जाइएगा पॉइंट बाय पॉइंट। मैं बिल्कुल समझूंगा सर। राजनीतिक मजबूरी होती है, पॉलिटिकल साइंस कहता है कि जी। सत्ता में आने के लिए जी आपको लोगों के दिल को जीतना है, दिल जीतेंगे तो उसको वोट में करना चाहिए। जी अब आप एक बात समझिएगा, जी सबसे पहले हम आरक्षण करते हैं। जी देखिए कोई बच्चा दिल्ली में पढ़ा है जी तो उसको बहुत सारा व्यवस्था मिली है, और कोई बच्चा एक दबे कुचले माहौल में रहा है, वो संसाधनों के अभाव में रहा है, तो सरकार ने जब आरक्षण की इस वक्त थॉट अपने माइंड में लाई होगी रिजर्वेशन की, तो उसके दिमाग में ये होगा कि जिसने वंचित तरीके से अपने जीवन को जिया है, उस वंचित को भी हम राजकीय प्रशासन में, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट, ट्रू उसके अंदर लाएं, और उसके अंदर लाएंगे तो वो एक समाज का जब वहां उत्थान होगा, तो वो समाज का उत्थान होगा तो उसको देख के बाकी लोग प्रेरित होंगे, और एक समय काल परिस्थिति ऐसी आएगी जो हर वर्ग के लोग एक उन्नत समाज का हिस्सा बनेंगे। ठीक है। आरक्षण की सोच यही से शुरू हुई थी। ठीक है। उसके बाद आरक्षण कन्वर्ट हो गया हमारी वोट की जरूरत हो गई, फिर उसका एक कुरूप रूप दिखने लग गया, जिसे आरक्षण की जरूरत नहीं है, जो ऑलरेडी एक आईएएस फैमिली से है, जो एक बहुत बड़े अच्छे फैमिली से है, वो इस आरक्षण का लाभ लेके अभी फिर से वो दलित वंचित जो जहां रह रहे हैं उसका हक मारने का काम शुरू कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं। अभी क्या करना चाहिए था? अभी देखिए हम विकासशील स्थिति में जी, जब हम विकसित स्थिति में आएंगे तब ये सब चीजें जो डिस्टॉर्शन से लाए जो सोसाइटी के, वो डिस्टॉर्शन खत्म होते हैं। जी। अब दूसरा बात है कि आरक्षण का मूल सिद्धांत है। अब इस मूल सिद्धांत को कोई आदमी कहता है इसको 50% से ज्यादा कर दो, कोई कुछ, हम अपने तरीके से वोट के लालच में अपनी स्थितियों को संवारने और बनाने और गिराने की कोशिश करते हैं। एक्चुअल आरक्षण का मतलब था दलित, वंचित, कुंठित, जिसको शिक्षा से दूर रखा गया, जो शिक्षा के बहुत करीब नहीं पहुंच पाया, वो भी समाज के दायरे में एक साथ चल सके, उसको लाने की एक व्यवस्था थी, जो व्यवस्था समय दर समय कुरीतियों का शिकार होती गई। और अब जो इस पे दलित वंचित है, उनकी जगह दलित वंचित के ही जो क्रीमी लेयर हैं वो लोग लेना शुरू कर दिए जगह, तो थोड़ा सा ये विषाक्त होता चला गया। अब रही बात, जब आप देश चलाते हो तो एक देखो आपका सोशियो इकोनॉमी है, कभी आप देखो आप कभी ना हाई इकोनॉमिक सिस्टम में नहीं हो, आप सोशियो इकोनॉमी। बिल्कुल ठीक है। आपके पैसे जो आएंगे उसके 70% पैसे सोसाइटी मेंटेनेंस में खर्च होती है, सोसाइटी अपग्रेडेशन में खर्च होती है। आपका एक सिद्धांत है, आपके संविधान का हिस्सा है, भूखा न रहे कोई। अब भूखा न रहे कोई में सरकार क्या करती है? अनाज देती है। अब डिपेंड करता है कि हम कितने ईमानदार हैं। सरकार कहती है कि जो गरीब है, जो दलित है, जो वंचित है, जो उच्च वर्ग में भी जो गरीब है, जिसको भोजन मिलना देना सरकार की प्रथम प्राथमिकता है, और सरकार उसी चीज को पूर्ण करने के लिए लोगों के घर में भोजन की व्यवस्था देती है। अब भोजन की व्यवस्था देती है तो हमारे ईमानदारी पर डिपेंड करता है कि नहीं भैया हम लो इनकम ग्रुप में नहीं है, हमारे पास भगवान ने भोजन दे रखा है, लेकिन हम बेईमान हैं, हमें ऊपर वाले ने सब कुछ पूर्ण दे रखा है, लेकिन फिर भी हम उस 4 किलो चावल में 5 किलो गेहूं में अपने हक को जताएंगे और सरकार के ऊपर आर्थिक भार बनेंगे, क्योंकि प्रभु के देने के बावजूद भी हम बेईमान हैं। और जो तीसरी बात जी, आप ये मान के चलिए, हमने आपको पहले बोला सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम जी, सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम में मान के चलिए अविकसित से विकासशील बनना आसान है जी, लेकिन विकासशील से विकसित बनना बहुत कठिन है। अब आप देखिए पन्नू का, देखिए अमेरिका जो है सो विकसित राष्ट्र है, अब देखिए दोनों के सोच में कितना डिफरेंस होता है जरा, और कैसे इन्वायरमेंट में दबाया जाता है वो समझिएगा। पन्नू ने अमेरिका में बैठ के दुनिया भर की धमकी देश को दिया, ठीक जी, देश के लिए वो एक वांछित अपराधी है हिंदुस्तान के लिए, लेकिन हिंदुस्तान पन्नू के लिए कुछ नहीं कर सकता। वहां पर उसको पकड़ने के लिए, उसको मारने के लिए, उसके ऊपर यहां पर तो छोटा सा अगर कोई बलात्कार कर दे, कोई मर्डर कर दे तो उसकी खून कर दी जाती है, लेकिन जो पूरे राष्ट्र की हत्या कर रहा है उसके लिए हिंदुस्तान कुछ नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, अमेरिका विकसित है। अब अमेरिका विकसित है तो ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में छिपा हुआ है,
तो अमेरिका को अधिकार है कि वो पाकिस्तान घुस के उसको मार दे, उस पर कोई केस चलने वाली बात नहीं है। ईरान में घुस के ईरान के राष्ट्रपति मरे या वो भी मार दे, बम गिरा दे, उसको अधिकार है। क्यों? ये डिफरेंसेस है विकसित राष्ट्र और विकासशील राष्ट्र के ज्ञान का। ऐसे ही हमारा समाज। नहीं, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं संजय जी, लेकिन मैं दो बातें कहना चाहूंगा। कभी कहा जाता था कि हमारे पुराने एक प्रधानमंत्री जी हुआ करते थे, वो उन्होंने खुद कहा था कि 1 रुपया चलता है और 20 पैसा नीचे पहुंचता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी भी कई राज्यों में, क्या पूरे देश में, वो 1 रुपया चलता है तो 20 पैसा तो नहीं 40 पैसा पहुंच रहा होगा। बट आपका बिल्कुल सवाल अच्छा है और जवाब भी बढ़िया है कि लोगों को भी सोचना चाहिए कि उनको लेना है कि नहीं लेना है। एक सवाल आपसे पूछता हूं जी, बहुत कीमती सवाल जी। करप्शन आप सत्य मानिए और टीवी आपके चैनल पर बोलते हुए मुझे झिझक नहीं होगा जी। करप्शन हिंदुस्तान के नागरिक के जड़ तक घुसा हुआ है। आप इस बात को समझिएगा। कैसे? हम चुनाव लड़ते हैं जी। जब हम ग्रामीण परिवेश जगह से चुनाव लड़ते हैं जी। तो वहां पर जो दारू बांटने का और पैसे बांटने का प्रचलन शुरू हुआ। आप चुनाव जीतेंगे तभी आप परिवर्तन लाएंगे। जी हाँ, जी हाँ। लेकिन मजबूरन मैं देखता हूं, देखिए सॉरी टू से दिस, नहीं ठीक है, मजबूरन देखता हूं कि नेताओं को पैसे खूब बांटने पड़ते हैं। चंडीगढ़ के चुनाव प्रचार में गया था तो मैं नाम लेके बोल रहा हूं कि कांग्रेस के प्रत्याशी को के कैंडिडेट को मैंने पैसे बांट के देखा, मैंने देखा सांसदीय के चुनाव में। तो इस कदर से पैसे बांट करके कारण क्या है? देखिए अगर हम एक पूरा एटम है, पूरी एक हमारी केमिस्ट्री में समझिए एक एटम है, तो हर एक व्यक्ति एक मॉलिक्यूल है और हर एक मॉलिक्यूल कहीं न कहीं से अगर बेईमानी का रास्ता ढूंढता है ना तो पूरी की पूरी कुनबा जो है बेईमान होती है। इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है कि मोदी जी के लेवल पर ऑनेस्टी लाने का एक प्रयास है। मैं इस बात को सर सुनना लास्ट लाइन जी जी, इसमें भी कोई शक नहीं है कि उसके बाद जो धीरे धीरे आम जनता है, आम अधिकारी है, जी हाँ, जी हाँ। उसके अंदर ये बीमारी खत्म नहीं हुई है। लेकिन एक बात बताऊं, जिस हिसाब से पढ़ाई चल रही है, जिस हिसाब से लगातार इंक्वायरी चल रही है, मानते हैं कि कुछ सत्य और ईमानदार आदमी भी पिस रहे होंगे, लेकिन ये सच है गेहूं के साथ घुन पिसते हैं। लेकिन जो अभी ट्रांसपेरेंसी का सिस्टम चल रहा है, जो अभी जीएसटी ने ट्रांसपेरेंसी इन्वॉल्व किया है, सच्चाई बता रहा हूं, टैक्सेशन के अंदर जो जीएसटी के इन्वॉल्वमेंट से जो ट्रांसपेरेंसी आई है, मैं मानता हूं, और धीरे धीरे जो अभी कार्य नहीं बिल्कुल ठीक है, आज एक चर्चा का विषय बन जा रहा है। यकीन मानिए ये पीपल के अंदर लगा हुआ घुन है, इसको निकलने में वक्त लगेगा, लेकिन रफ्तार बनी रही, सोच बनी रही तो एक न एक दिन करप्शन ठहरेगा। जी, मैं आपकी बात को आगे बढ़ाना चाहूंगा। जैसा कि आपने कहा कि अभी भी चुनाव जीतने के लिए कुछ लोग, क्या सारी पार्टियां, मैंने तो सबको देखा है, आप एक किसी पर्टिकुलर पार्टी की बात कर रहे हैं, मैंने बिहार में, बंगाल में, हर जगह मैं भी थोड़ा सा इन्वॉल्व था किसी दिनों में, आजकल मैं हूं नहीं तो, लेकिन मैंने हर एक पार्टी, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी हो, सबको देखा है इसमें इन्वॉल्व होते हुए। और मेरी एक फिल्म आई थी संजय जी, जीने की उम्मीद तुमसे ही, उसमें मैंने कहा था कि बंद करो ये झूठा भाषण, झूठे वादे, झूठा शासन, सुन ली हमने बहुत सुमारी, आई है अब बारी हमारी, तो नेताजी जरा पब्लिक की सुन लो नेताजी। तो ये मैंने कहा था। और आपकी बातों के जवाब में कि जब जब मौसम आए चुनावी, कोई भी पार्टी हो, जब जब मौसम आए चुनावी, आते हो तुम तभी नजर, और मिल जाए बस कुर्सी तुमको, हो जाते हो छू मंतर, और जोड़े थे कल जिनके हाथ, उनको ठेंगा दिखाओ तुम आज, और उनका ही तुम खून चूसते, पहनाया जिसने ताज, तो नकली चेहरा, कपटी बचन, उजले कपड़े, मैला अमन, हम जैसा नाटक ना करे कोई अभिनेता जी। तो अभी आपकी बातों को मैं आगे करूंगा, एक बात नहीं मैं उसी पे आ रहा हूं। मैं ये कहना चाहूंगा कि जो हमारा ये शो है सच कहे, ये एक पॉलिटिकल शो नहीं है, मगर हम ये चाहते हैं इस शो के जरिए कि करप्शन चाहे वो किसी भी पार्टी में हो, देश में बहुत सारी पार्टियां हैं, मुझे लगता है अब तो हम गिन भी नहीं सकते, गिनेंगे तो पूरा शो खत्म हो जाएगा। मैं कहता हूं कोई भी पार्टी हो, एक ध्येय लेके तो चलें। जैसे मैंने कहा हमारे शो में, मैं कई बार कहता हूं मैंने कभी ड्रिंकिंग स्मोकिंग नहीं किया, तो एक टफ काम है, एक सिनेमा में होते हुए या एक इंजीनियर होते हुए, हम लोग कोई 20-22 साल के तो है नहीं, उम्र हम बताएंगे नहीं क्योंकि कलाकार भी हैं, तो कहने का मतलब यह है कि टफ, किसी ना किसी को तो वो डिसीजन लेना पड़ेगा।
जैसे मैंने आपका शुरुआत में कहा कि मैं इंदिरापुरम गया हूं, क्योंकि आप पार्टी में अलग बात है, आप हमारे एक मित्र हैं। पार्टी में आने से पहले भी आप मेरे एक मित्र थे बहुत सालों से, तो वो करप्शन विहीन पार्टी कैसे करेंगे वो बताइए मुझे। मैं एक छोटा एलिमेंट हूँ जी जी, और राजनीति का सबसे छोटा सिपाही। जी जी जी, मैं बहुत छोटे में अपनी राजनीति लेके चलता हूँ जी। मैं अपने कार्यालय में अपनी मैनिफेस्टो लगा रखी है जी, वो मैंने देखा है, और मैं जो काम करता हूँ मैनिफेस्टो से जुड़ा हुआ उस पर टिक मारता हूँ। पहली बात, ठीक है, एक उदाहरण हमें प्रस्तुति करने की आवश्यकता नहीं है। जो मेरे विरोधी हैं उनकी नजर में मैं भी बहुत बड़ा चोर रहा हूँगा या उनकी नजर में होता हूँ, लोग कहते हैं राजनीति ऐसी चीज है जी। लेकिन उसके बावजूद मेरे जो छोटे छोटे प्रयास है मैं वो बता रहा हूँ। मैं मैनिफेस्टो लिखता हूँ और मैनिफेस्टो अपने पास टांग के रखता हूँ। आप जाएंगे तो हो सकता है बड़े नेताओं का फोटो ना मिले, लेकिन मेरा मैनिफेस्टो आपको टंगा हुआ जरूर मिलेगा। और मेरा मैनिफेस्टो, हाँ, ये देखा, मेरा मैनिफेस्टो था कि मैं इंदिरापुरम हैंडओवर करा के रहूंगा। मैंने इंदिरापुरम हैंडओवर करा के छोड़ा। अब अपने मैनिफेस्टो के ऊपर हम लगातार चल रहे हैं, लगातार हम हाईकोर्ट में लड़ रहे हैं, डॉग के ऊपर हम कंट्रोल करेंगे। आप यकीन मानिए सुप्रीम कोर्ट हो, नगर निगम में जब तक बात हो, हम सुप्रीम कोर्ट से भी एक जजमेंट लेके आए कि डॉग के लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि आजकल डॉग का अत्याचार बढ़ रहा है समाज के अंदर और उसके लिए हमें जहां जहां लड़ना पड़ा हम लड़े। हम बड़े मुद्दे जो हमारे लेवल के हम उसको भी टच करते हैं और जो छोटे छोटे हैं उसमें बहुत ही सरकारी तंत्र इन्वॉल्व है, उसको अब कोशिश कर रहे हैं कि हैंडओवर हो गया। नवंबर तक चुनाव है गाजियाबाद का, उसके बाद विकास के कार्य शुरू होंगे, तो बारीक बारीक चीजों को पकड़ करके उस पर काम कराऊंगा। और एक बात बताऊं, बहुत से ऐसे आईएएस अफसर आए हैं यंग जो डिलीवर करना चाहते हैं और अभी मुझे कहते हुए हिचक नहीं है। जो हमारे नगर आयुक्त आए हैं और जो जीडीए के जो वीसी आए हैं, ये दोनों इतने यंग अधिकारी हैं कि अगर ये दोनों चुनाव के बाद भी सरकार ने इन पर भरोसा किया तो ये दोनों समाज में परिवर्तन लाके रहेंगे। बेसिकली तो सोच क्या होना चाहिए कि हम क्या हैं, हमको क्या डिलीवरी देनी है, क्या हम ईमानदार हैं कि नहीं। हर पार्षद अगर ये सोच ले तो नगर निगम ईमानदार हो जाएगा, और हर अगर सांसद सोच ले तो सदन ईमानदार हो जाएगा, और अगर हर विधायक सोच ले तो लखनऊ का विधानसभा ईमानदार हो जाएगा। बिल्कुल, सोचना एक छोटी कड़ी को है, सोचना एक बड़ी इमारत को नहीं है। एक योगी दुनिया में आज कोई नहीं कह सकता कि मोदी जी हो या योगी जी हो। मैं चैनल पर आपके बोल रहा हूँ, इसको पॉलिटिकल मत समझना। नहीं, पॉलिटिकल हमारा शो है नहीं, आपके चैनल पे हम किसी का नाम नहीं ले रहे, नॉन पॉलिटिकल होके बोल रहा हूँ कि आज हमारे समाज में ऐसे कुछ व्यक्तित्व हैं जो हम कह सकते हैं। तो मैं आपकी बात को आगे बढ़ाऊंगा संजय सिंह जी, मैं आपकी बात को आगे बढ़ाऊंगा कि जो आपने बोला एक अच्छी चीज है कि पार्षद, फिर उसके ऊपर विधायक, उसके ऊपर एक तंत्र है, तो उसको एक बढ़ाते जाना चाहिए। पर मैं बड़ा वरीड हूं, जैसे मेरा शो है सच कहें, कि बेरोजगारी मारे चांटा, महंगाई भी कमर तोड़ है, बिजली पानी है लापता, खस्ता हालत हर रोड है, रोड पड़े हैं अब बेजान, कर्ज में डूबा रोए किसान, भाग रही है भूखी जनता, सोया खा के तू पकवान। तो जनता जिसकी लगाए है आस, कागजों में हुआ विकास, हर घोटाले हर गड़बड़ के तुम्हें असली पड़ेता जी। तो लोग जो जनता है इस टाइम पे, जैसे अब चुनावी मौसम आ गया है, नहीं एक सेकंड, मैंने कहा हमारा शो एक चीजों को ठीक करने के लिए है, हम उसी के ऊपर बात कर रहे हैं। मेरे को इस चीज से बड़ा दुख होता है, नहीं एक चीज से बड़ा दुख होता है मुझे, सवाल मैं आपकी बात बिल्कुल सुनूंगा, कि जब जनता हमको उस तंत्र पे बिठाती है, मैंने आपके बारे में जो देखा वो मैंने कहा, लेकिन मैंने बहुत सारे उत्तर प्रदेश में, यहाँ इस दिल्ली में भी, अभी हम लोग बाहर खड़े थे, कोई तो होगा वो कहता है जी यहाँ पे गाड़ी मत लगाइए आप, तो वो आपके यहाँ जाकर के एक चीज होती है कि भाई एक निर्धारित जगह की गई है। मैं छोटी छोटी बातों को लेकर के चलता हूं। मैं कहता हूं कि उस जगह का पार्षद जिनको हम अपने ग्रामीण क्षेत्र में जाएं तो उनको सभापति बोलते हैं, शायद सभासद बोलते हैं, तो सभासद से शुरुआत होती है। तो अगर जो ऊपर जैसे जैसे हम बढ़ते चले जाते हैं ना, तो वो सही लोगों को चुनने में वो प्रक्रिया गलत हो जाती है। पहले लोग कहते थे कि कांग्रेस पार्टी में परिवारवाद है, या बीजेपी में अभी कुछ लोग लगाते हैं, फिर आम आदमी पार्टी में, शिवसेना अब 2 भागों में बट गया। बहुत सारी राजनीतिक चीज है, क्योंकि हम राजनीति पे बात नहीं करेंगे। कहने का मतलब है कि कुछ इतने अच्छे लोगों को मैंने देखा है, मैं नाम नहीं लूंगा, किसी का भी यहाँ पे नाम नहीं लूंगा, वो बहुत अच्छे पार्षद भी हैं और वो बहुत अच्छे एमपी बन सकते हैं।
मैं बहुत सारे लोगों को उत्तर प्रदेश में जानता हूं, मैं किसी का नाम नहीं लेने वाला, पर वो जो तंत्र है ना, मैंने देखा है, नोएडा में भी देखा है, गाजियाबाद में देखा है, बहुत जगह पे, गोरखपुर में देखा है, देवरिया देखा है, उनको दबा दिया जाता है। वो लोग कोई रिश्वत नहीं लेते, वो कांग्रेस के भी लोग हैं, वो समाजवादी के भी लोग हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के भी लोग हैं, और कई सारे लोग, जैसे अभी भी एक उत्तर प्रदेश में कुछ कांड हुआ है, वहां हमारे बीजेपी के एक विधायक साहब ने कुछ एफआईआर करवाई थी, तो उन्होंने ऐसा नहीं देखा कि किस पे करवानी है, उन्होंने अपने बीजेपी के लोगों पे भी एफआईआर कराई। मैं उनको अच्छा बोलता हूं, उनको एक सल्यूट करता हूं। तो मैं चाहता हूं कि इसी तरीके से हमारा एक लोकतंत्र है, लोकतंत्र के अंदर जो तंत्र में बैठे लोग हैं उनको आवाज उठानी चाहिए। तो मैं ऐसा अगर आपको बोलूं संजय सिंह जी, तो मैं बहुत सेटिस्फाई नहीं हूं किसी भी पार्टी से अभी तक। हो सकता है तंत्र अच्छा करने लग जाए, क्योंकि मैं जिधर भी था या मैं जिधर भी जाने की कोशिश किया, तो सबसे पहले मैंने देखा कि अगर मेरी एक एज हो गई, जैसे आपने बोला कि आप लोग ड्रग्स के खिलाफ काफी सारा काम कर रहे हैं, वहां पे मैंने देखा कि मैं जहां पे भी बात करता हूं, मेरे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ओकेजनली उसको लेते हैं, मैं उसको बहुत बुरा नहीं मानता, ठीक है, कुछ लोगों ने उसको अपने धारा में प्रवाह कर दिया है कि उनको रोज उस ड्रग्स से गुजरना है। पूरा पंजाब जला दिया, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र सब जला दिया, लाखों करोड़ के ड्रग्स दिल्ली में पकड़े जाते हैं। मेरा दिल जलता है, मैं कहता हूं बंद कर दो, लगा दो हथकड़ियां इन हाथों में, लेकिन सच कहे के जरिए सभी पॉलिटिशियन, सभी पार्टियों से मेरा ये हाथ जोड़ के विनती है कि इस ड्रग्स को, इस नशा को, हमारी बहनें, माताएं बहनें, आप मजदूरों की बात करेंगे, 100 रुपए उसको हस्बैंड अगर दिन में कमा के लाता है, 90 रुपए की दारू पी जाता है, 10 रुपए में क्या घर चलाएगा? तो कई बार जो है मुफ्त की रेवड़ियां भी मिलती है ना, चाहे कोई सरकार दे रही हो, मैं आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी सभी चुनाव के पीछे मैनिफेस्टो बना के लेके आते हैं कि ये फ्री देंगे, तो लोगों के अंदर जो काम करने का जज्बा है ना संजय सिंह जी, जो आप करते हैं और भी बहुत सारे लोग करते हैं, तो वो जज्बा मरता चला जाता है। वो लोग मेहनत करना नहीं चाहते, मेहनत करके अपनी रोजी को लेना नहीं चाहते, और उन वंचित लोग हैं जिनको एक्चुअली में आरक्षण मिलना चाहिए। मैं कहता हूं मैं कास्टिज्म पे नहीं जाता, मैं बहुत घोर विरोधक हूं कास्ट का। मेरे लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये बस एक देश है। मैं किसी भी जाति को, किसी धर्म को नहीं मानता। धर्म हमारा क्या है? इंसानियत का धर्म। हम नारायण के भक्त हैं, कोई ईसा मसीह का भक्त होगा, कोई अल्लाह मियां का भक्त होगा, कोई गुरु नानक देव का भक्त होगा, तो सब भगवान एक है। लेकिन सबसे ऊपर का जो धर्म है वो इंसानियत धर्म है। हमने किसी को मुस्कुराहट दे दी, जो हमारे सिनेमा में भी कहा जाता है। तो मैं ऐसा एक करप्शन विहीन राजनीति चाहता हूं संजय सिंह जी, जिसकी शुरुआत आप जैसे कुछ पार्षद लोगों ने किया है। जो मैंने देखा है, मैं अपनी आंखों देखी बात बताता हूं, मैं बिलीव नहीं करता ऐसी कुछ चीजों पे। तो बहुत मजा आया आपके साथ बातचीत करके संजय सिंह जी। देखिए, जो आप चाहते हैं वही हम भी चाहते हैं जी। और आपका ये सत्य क्या है, कार्तिक बताओ? सच कहें सर, सच कहें सर। तो हमें लगता है कि सच कहें, अगर आप ऐसे ही करते रहे जी, तो आपका शो बिना आमिर खान के रहे जी, एक दिन मिलियंस और मिलियंस लोगों के बीच में जाएगा जी। एक बात ध्यान रखिएगा जी, दुनिया परिवर्तन चाहती है जी, चाहती है। परिवर्तन के रास्ते में वर्षों से लोग जो खड़े हैं जी, वो एक काल लगेगा, एक युग लगेगा। जो अभी मैं जो युवा वर्ग देख रहा हूँ, युवा वर्ग ड्राइविंग लाइसेंस बनाते हैं, युवा वर्ग टैक्सेशन टाइम पे करते हैं, परिवर्तन चक्र बनता है और ये चक्र का समय है। भारत उस दिशा में चल पड़ा है और जो भारत को चलाने वाले लोग हैं उसको उस रास्ते पे लेकर चले हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जो इंतजार ढूंढती हैं और इंतजार करिए, ऐसे ही अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते रहिए। मैं समझता हूं, मैं जब बेरोजगार हुआ तो मैंने ज्ञान की खोज की। मैं आपको आज आपके चैनल पे बोल रहा हूं, बेरोजगार कोई शब्द नहीं है, बेरोजगार का मतलब है कोई रोजगार नहीं है, लेकिन लोग नौकरी नहीं करने को बेरोजगार कहते हैं। मैं आज आपके सच कहें शो के माध्यम से बताना चाहता हूं, सभी युवाओं से अपील करना चाहता हूं, जो रोजगार आपके सामने आप शुरू कर दो, दुनिया में कभी बेरोजगार नहीं बनोगे। सच्चाई तो ये है कि हमें अगर नौकरी नहीं होगी तो शब्द को बेनौकरी बोले तो अच्छा है। बेरोजगार और बेनौकरी में फर्क है और बेनौकरी को कभी बेरोजगार मत समझो। मैं बोलना नहीं चाहता हूं,
लेकिन समाज के कई ऐसे तबके हैं जो कभी बेरोजगार नहीं हो सकते, उन्हें जो काम मिलता है पूरे मन लगा के करते हैं। और वही आज आपके तरह, आप खुद को देखिए, आप एक इंजीनियर रहे, उसके बाद एक पार्टी के प्रवक्ता रहे आप, उसके बाद आप फिल्म मेकर है और आज एक सफल फिल्म के निर्माता हैं। तो आपसे ही सीख लेने की जरूरत है, जीवन में रुकना नहीं है और आपके अंदर इतनी आत्मबल हो कि अगर कभी मुश्किलें आपके रास्ते में आए तो तोड़ तोड़ के मुश्किलों को, पत्थर को दरिया में बहा ले जाइए। मगर एक शर्त है, आगे बढ़ने की सोच रखिए, आगे बढ़ते रहिए। राष्ट्र के बाद ही दुनिया में कोई चीज है, राष्ट्र प्रथम के पास हर व्यक्ति बात। बिल्कुल। तो मैं शब्दों के साथ मैं आपके सभी दर्शकों को और आपकी शुभकामनाएं देता हूं कि भगवान आपके इस शो को बहुत आगे ले जाए और ऐसे ही ईमानदार व्यक्तित्व को आपका शो आगे करे। सत्य ये है कि देश बढ़ना चाहिए, देश मजबूत होगा तो हम और आप अभिमान के साथ कह सकेंगे हम भारतवासी हैं, हम भारतवंशी हैं, भारत हमारी माता है और इस माता के लिए जो भी दर्द आएगा उसको झेलने को हम तैयार हैं। तो इसी धन्यवाद। तो इसी संजय सिंह जी के शब्दों के साथ हमें चाहते हैं कि हमारा देश, हमारा इंडिया, हमारा भारत, हमारा हिंदुस्तान सबको गर्व महसूस कराए और जो आग हमारे दिलों में लगी है वो आप तक भी पहुंचे। नमस्कार। हम लोग अगले शो में किसी और अच्छे शख्सियत के साथ बातचीत करेंगे। धन्यवाद। और मैं संजय सिंह जी का कुछ स्वागत करना चाहूंगा।